Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see one short revision of chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are going to revise 1 to 6 chapter of Curiosity Science New NCERT textbook of class 8. Okay, so New NCERT Science की जो आपकी Curiosity की है उसके chapter 1 to 6 हम रिवाइज करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए. सो वन शॉर्ट रिविजन रहेगा, इसमें आपके सभी चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. सो आई होप अभी तक जो चैप्टर्स की वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आपने देखी हैं, नहीं भी देखी है तो इस वीडियो में आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है. ओके, और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे. और सैम्पल पेपर मैं ऑलरेडी बना ही रही हूँ तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कंटेंट शीट की कौन कौन से चैप्टर देखेंगे. तो चैप्टर 1 है हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस. चैप्टर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई. देन थर्ड इज हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर. एंड देन फोर्थ इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ electricity. Then fifth is exploring forces. Then sixth is pressure, winds, storms and cyclones. So we are going to read or study the summary of all these 6 chapters. इसके अलावा अगर कोई और chapters आपके एग्जाम में आने वाले हैं किसी भी बच्चे के, so please let me know. वन शॉट एक नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी जिसमें मैं बाकी के चैप्टर्स जो बच गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं उसका भी समरी ले लेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर. यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस. ठीक है, तो इसकी समरी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड क्यूरियोसिटी. साइंस बिगिंस विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी, आस्किंग व्हाई एंड हाउ. जब हम क्वेश्चंस करते हैं कि क्यों कैसे, तब जाके साइंस की शुरुआत होती है. क्लास 6 में हमने ऑब्जर्व करने में डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस पे हमारा मेन फोकस था. क्लास 7 में वी लर्न दैट साइंसेस इवॉल्व्स एंड आंसर ओपन न्यू क्वेश्चन. 8th में वी फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन. इस साल हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, आस्किंग फोकस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑब्जर्विंग. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो द स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक चाहत होनी चाहिए अंदर से, इच्छा होनी चाहिए कि हमें इन्वेस्टिगेटिव एक मोड में होना चाहिए, हर बात की जानकारी हमें निकालनी चाहिए. तो जैसे साइंटिस्ट इज नॉट जस्ट अ लर्नर बट एन इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर मतलब कोई छोटी सी भी चीज है तो कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, वो सब जानने वाले. सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन लाइक why dough rises, आटा जो हम गूंथते हैं वो फूल क्यों जाता है, और पूरीज पफ अप, जब हम पूरियां तलते हैं तो वो क्यों फूल जाती हैं. ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होते हैं. बैलेंस्ड अप्रोच जैसे रूट्स, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, स्टेइंग ग्राउंडेड, हमें ध्यान से हर चीजों को समझना चाहिए. तो ये रूट से लिखा हुआ है जो आपके पेज नंबर्स दिए गए हैं. और काइट से क्या बताता है कि क्यूरियोसिटी अगर है, जानने की इच्छा है, तो फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, हम कितना भी ज्यादा सोच सकते हैं और अपनी सोच को आगे तक ले जा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ साइंटिफिक स्टडी कवर्ड इन क्लास 8. मतलब कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, तो यहाँ पर की वर्ड्स के थ्रू आपको समझाया गया है कौन कौन से टॉपिक आप कवर करेंगे. पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हेल्पफुल, डाइजेशन, मेडिसिन एंड हार्मफुल डिजीज. तो कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल है जो डिजीज कॉज करते हैं, कौन से हेल्पफुल है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेडिसिन प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं. फिर हेल्थ के बारे में जानेंगे जिसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है, एक्सरसाइज का, मेडिसिन का और वैक्सीन के बारे में जानेंगे. इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट used in daily life. फोर्सेस और प्रेशर में हम जानेंगे एक्सप्लेन मोशन, ब्रेकिंग, देन विंड्स, साइक्लोन्स. मैटर में हम जानेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो तीनों स्टेट होते हैं मैटर के. एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये जानेंगे. सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, एग्जांपल शुगर इन टी. देन लाइट के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, मिरर्स, विजन, करेक्शन. तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. देन नेक्स्ट इज और कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मून एंड कैलेंडर, तो फेजेस ऑफ मून, बेसिस ऑफ अर्ली कैलेंडर्स के बारे में जानेंगे. इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर एनवायरमेंट निर्भर होते हैं. देन अर्थ एंड क्लाइमेट, अर्थ इज जस्ट राइट फॉर लाइफ बट ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट क्लाइमेट. हमारी जो एक्टिविटीज हैं किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही हैं इन अ नेगेटिव वे, या फिर क्या चेंजेस है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है. इन्वेस्टिगेटिव लाइक अ साइंटिस्ट, तो हमें एक साइंटिफिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना होता है. वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं, व्हाट कैन बी चेंज, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व. फिर वन थिंग एट अ टाइम, वो एक्यूरेसी, एक चीज को एक बार में हमें ऑब्जर्व करना होता है ताकि सही से ऑब्जर्वेशन हो सके. रिकॉर्ड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यस नो, टाइम टेकन, मेजरेबल आउटकम्स, जो भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें कितना टाइम लगा, क्या क्या आउटकम्स आए, वो सब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. एग्जाम्पल, व्हाई डज अ पूरी पफ अप, जो पूरियां हम तलते हैं वो क्यों फूलती है. जैसे रोल ऑफ थिकनेस, फ्लावर टाइप, ऑयल टेम्परेचर. जैसे अब एक बार में नहीं पता चलेगा, पूरी तलेंगे कभी पूरी फूलती भी है कभी नहीं भी फूलती है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितना मोटा हमने थिकनेस रखा था पूरी का जब वो फूला, या फिर
आटा किस टाइप का था या ऑयल का क्या टेम्परेचर था। ऐसे ही तो हमें पता चलता है कि कोई से भी ऑब्जर्वेशन से धीरे धीरे पता चलता है जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। तो इवन सिंपल एक्सपेरिमेंट फॉलो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, तो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। तो ये सारी चीजें चैप्टर 1 में दी गई थी। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हैं, आप लोग मार्क करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। इनके आंसर्स मैं दे रही हूँ लास्ट में, पहले आप मार्क करिए, ठीक है। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 2 3 देन 4 एंड 5। किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 5 1 मार्क का है ना। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन के सेट हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और 4 लॉन्ग आंसर्स भी देखेंगे एक्स्ट्रा में। सो ये 5 में से किसको कितने आए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अपने मार्क्स, है ना। देखती हूँ कितने बच्चों की कैसी तैयारी है। देन यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भी फिल करके बताइएगा किसमें कितने। टोटल मार्क्स बता दीजिएगा कि चैप्टर 1 के 20 में से मेरे इतने मार्क्स आए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट रीड करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको मार्क करना है। देन सेक्शन डी, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। यहाँ से जो ये ए बी सी डी लिखा है ना, ये कॉलम बी है, इधर वाला है, ठीक है। तो आप सही मैच करके आंसर्स बताएंगे। मैं यहाँ आंसर दिखा देती हूँ, आप मैच कर लीजिए किन बच्चों को कितने आए। ये डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आना है, पॉज कर करके वीडियो को सॉल्व करना है। जैसे एमसीक्यू के आंसर यहाँ दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स के आंसर ये रहे 11 से 15 तक और मैच द फॉलोइंग 16 से 20 तक यहाँ दिए हुए हैं। सो ये जो चैप्टर 1 है ना स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैंने लॉन्गर क्वेश्चंस नहीं लिए। वैसे प्रैक्टिस वाला जो मैंने चैप्टर का जो वीडियो बनाया है उसमें तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। चैप्टर 2 देख लेते हैं, यहाँ से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 4 लॉन्ग भी देखेंगे। तो चैप्टर 2 है हमारा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, जो हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है उस दुनिया के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो वर्ड से क्लियर हो रहा है बहुत छोटे। सो ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम देख भी नहीं सकते नेकेड आई से, मतलब कोई जैसे चश्मा वगैरह नहीं लगाया या जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प नहीं ली तो वैसे नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में, हवा में, पानी में, खाने में, इनसाइड एंड आउटसाइड ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, हमारे शरीर के अंदर शरीर के बाहर हर जगह। दे प्ले डुअल रोल्स, इनके 2 रोल्स होते हैं, 2 तरीके के रोल्स होते हैं। सम बेनिफिट्स देते हैं हमको, while others are harmful, कुछ ये नुकसान भी देते हैं। सो मेन कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितनी कैटेगरीज हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक ही सेल होता है। इस तरीके के इसका फिगर आपके बुक में दिया होगा, ऐसा कुछ ये हर जगह मिलते हैं। इसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, रॉड लाइक होता है और स्पाइरल होता है। इनके यूजफुल रोल्स क्या हैं और हार्मफुल रोल्स क्या हैं ये भी पढ़ेंगे। तो यूजफुल है कि मिल्क से अगर दही बनाना है तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं। डाइजेशन, ह्यूमन और एनिमल्स में खाना पचाने में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए राइजोबियम जो बैक्टीरियाज होते हैं रूट नोड्यूल्स में वो हेल्प करते हैं लेग्यूम्स प्लांट में। डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म, कोई चीज खराब हो रही है तो उसको सड़ाने में, उसको खराब करने में ताकि वो खाद बन जाए, मिट्टी में मिल जाए, वहां भी बैक्टीरिया ही हेल्प करते हैं। हार्मफुल क्या है कि इनसे बीमारी होती है जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफॉइड। स्पॉइल फूड एंड कॉज कंटामिनेशन, ये खाना भी खराब करते हैं, नहीं तो खाना खराब ही ना हो, हम एक बार बना के रख दे कई दिन तक चले ना, जो खाना खराब होता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से। कंटामिनेशन मतलब प्रदूषण या दूषित भी करते हैं चीजों को। देन नेक्स्ट है ए हमने देख लिया। बी सेकंड कैटेगरी है फंजाई, तो या फंगी, इसको फंजाई भी बोल सकते हैं, फंगी भी बोल सकते हैं। तो फंगी का पढ़ लेते हैं। देन ईस्ट एंड मशरूम्स, ये इसके पार्ट होते हैं या टाइप्स होते हैं। ग्रो ऑन ब्रेड, ब्रेड आप देखते होंगे ज्यादा दिन रख दो तो ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन एक कुछ ऐसा जम जाता है, उसी को कहते हैं, वो फंजाई का ही टाइप होते हैं। सो ये ब्रेड पे होते हैं, फ्रूट्स पे, अदर फूड मटेरियल्स इन मॉइस्ट कंडीशन, जब नमी जहां पर होती है वहां पर ये ग्रो हो जाते हैं। यूजफुल इनका क्या है कि ईस्ट जो होता है ये बेकिंग में काम आता है, अल्कोहल प्रोडक्शन में काम आता है। फंजाई होते हैं जैसे मशरूम्स हैं वो खाने लायक भी होते हैं। हार्मफुल क्या है, खाने को खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं और स्किन डिजीज इनसे होती है, स्किन की बीमारी इससे होती है। सी टाइप जो है प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल एनिमल्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, पानी में, सॉइल में, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एमीबा, एमीबा मूव्स विद सूडोपोडिया, इनके पैर नहीं होते हैं बट ऐसा आप एमीबा का जब डायग्राम देखेंगे ना कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो प्रोट्रूड हुए हैं बाहर की तरफ निकले हैं तो ये सूडोपोडिया, मतलब कि सूडो मतलब होता है कि नकली, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको फील हो रहा है सूडो, ठीक है। पैरामीशियम मूव्स विद सिलिया, पैरामीशियम, एमीबा, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। डिजीज क्या है, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया एंड एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका कॉजेज एमेबिक
डिसेंट्री। तो ये कुछ बीमारियों के नाम यहाँ पर दिए हुए जो एमीबा या फिर ऐसे प्रोटोजोआ की वजह से कॉज्ड होते हैं। देन नेक्स्ट है एल्गे। एल्गे क्या है? इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक, कॉलरा और लार्ज सीवीड्स। ये एक छोटे से छोटा भी हो सकता है जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, कॉलरा एक एग्जाम्पल है इसका, और इतने बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि सीवीड्स होते हैं लार्ज। इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोड्यूस अ लार्ज शेयर ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। एल्गे से अर्थ का बहुत बड़ा ऑक्सीजन का शेयर प्रोड्यूस होता है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये फूड में यूज होता है इन सम कल्चर्स, सोर्सेज ऑफ आगर, आयोडीन एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसका ये सोर्स है एल्गे। देन नेक्स्ट है ई, वायरस। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ई तक हम आ गए हैं। ये वायरस जो होते हैं इनमें सेल नहीं होते, नॉन सेलुलर, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। इट कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अ होस्ट, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया। मतलब कोई एक सेल है उसके अंदर ही ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। cause diseases such as influenza, common cold, measles, polio, COVID-19। ये वायरस की वजह से ही हुए थे। ये COVID-19 जो हुआ था है ना। Some virus infect plants, टबेको, मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, मतलब कि प्लांट्स भी खराब हो जाते हैं, फसल अच्छी नहीं होती है। देन थर्ड इज यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या क्या अच्छी एक्टिविटीज हैं, तो जैसे कुछ तो अभी मैंने आपको बताया, वैसे कैटेगरी वाइज देखें तो फूड प्रोडक्शन में जैसे ईस्ट जो होता है फर्मेंट्स sugar and produce alcohol and carbon dioxide, used in making bread, केक, इडली, डोसा, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें ये ईस्ट यूज होता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। तो ये क्या है? यूजफुल एक्टिविटी तो है। देन नेक्स्ट है मेडिसिन में यूज होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, पेनिसिलिन। सो फ्रॉम पेनिसिलिन फंगस किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, देन एरिथ्रोमाइसिन आर अनदर या अदर एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं। इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स डेड होते हैं या कमजोर होते हैं उनसे ये वैक्सीन्स बनाई जाती हैं जो बॉडी को ट्रेन करते हैं इम्यून सिस्टम टू फाइट डिजीज लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस, टेटनस। इसके इंजेक्शंस आपको लगते हैं ताकि हमारी बॉडी रेडी रहे कि अगर इस टाइप का कोई इन्फेक्शन बॉडी में होने वाला है तो हमारी बॉडी इन बीमारियों से लड़ सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो बी हो गया। सी, और क्या यूजेस है एग्रीकल्चर में? ये अभी मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम जो होते हैं, एजोटोबैक्टर जो होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देन इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, माइक्रोब्स जो होते हैं ये डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जानवर मर गए हैं या प्लांट्स खत्म हो गए हैं, सूख गए हैं, वो कैसे, उसका क्या होगा अगर वो डिस्पोज नहीं होंगे, तो डिकम्पोज नहीं होंगे तो सड़ जाते हैं, फिर वो पता ही नहीं चलता इतनी सारी बॉडीज है वो कहाँ गई, है ना। सो जो माइक्रोब्स होते हैं वो इनको सड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं और मिट्टी में मिलकर फिर मिट्टी ही फॉर्म कर देते हैं। दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन नेचर, तो एक तरीके से रिसाइकल होता है न्यूट्रिएंट्स का नेचर में माइक्रोब्स के द्वारा। देन नेक्स्ट है टॉपिक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमने बेनिफिट्स पढ़े, अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? तो डिजीज होते हैं ह्यूमंस में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी बोलते हैं, ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देन कोलरा, वाइब्रो कॉलरा से होता है। देन टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। देन मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स जो होते हैं ये वायरस से होते हैं। फिर एनिमल्स में डिजीज जैसे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया अफेक्ट्स कैटल, शीप्स एंड ह्यूमंस। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से होता है, अफेक्ट्स कैटल। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है सी, देख लेते हैं डिजीज इन प्लांट। प्लांट में क्या प्रॉब्लम्स आती है? रस्ट ऑफ व्हीट, फंगस लग जाता है गेहूं के पौधे में। देन सिट्रस कंकर बैक्टीरिया। देन येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा, भिंडी में लग जाता है ये। देन फूड स्पॉइलेज, ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया मेक्स फूड अनफिट फॉर कंजप्शन। फंगाई या जो बैक्टीरिया है इनका ग्रोथ होता है तो फूड फिट नहीं रहता खाने के लिए। इसके साइंस क्या है? इसमें फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आती है, डिस्कलरेशन, खाने का टेस्ट, कलर अलग हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेड मोल्ड का दिया हुआ है, हमने ये चैप्टर में भी देखा था। अब ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो ये एमसीक्यू है। अगेन यू आर गोइंग टू मार्क दीज क्वेश्चंस। 3 यहाँ पे दिए हैं एमसीक्यूज और 2 यहाँ पे दिए हैं। प्लीज पॉज करिए और मार्क करिए, मुझे चैप्टर 2 में किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं बताइए। फिर यहाँ पर बी देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, 6 से लेके 10 तक है, ये आपको फिल करना है क्या आएगा इसमें। फिर सी है ट्रू फॉल्स, इसमें 11 से लेके 15 तक है, इसमें आप रीड करेंगे, जो स्टेटमेंट सही है ट्रू लिखेंगे, जो गलत है फॉल्स लिखेंगे। देन मैच देम है, अगेन आई एम सेइंग यू कि 16 से लेके 20 तक है और इधर ए बी सी डी ई है, तो किसका कौन सा मैच है वो मैच करेंगे।
सो आई होप आप लोगों ने पॉज करके मार्क किया होगा। अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, आप मैच कर लीजिएगा, एमसीक्यू के, फिल इन द ब्लैंक्स के, ट्रू फॉल्स के और मैच द फॉलोइंग। अब हम 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के, जो लॉन्ग टाइप है या इसको शॉर्ट में जितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से आप लिखेंगे। सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, इडली, डोसा, अल्कोहल। ईस्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जिससे डो राइज होता है एंड गिव्स स्पॉन्जी टेक्सचर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेवरेज टू प्रोड्यूस वाइन, बियर एंड अल्कोहल। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मेडिसिन। मेडिसिन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। पेनिसिलिन प्रोड्यूस फ्रॉम अ फंगस किल बैक्टीरिया एंड क्योर्स इन्फेक्शन। वैक्सीन मेड फ्रॉम वीकेंड माइक्रोब्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस। दे ट्रेन द इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन। देखिए अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। मान लो 1 मार्क का आया तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, 2 मार्क का आया तो यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, है ना। 3 का आया तो यहाँ तक लिखेंगे, 4 का आया तो पूरा लिखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। तो जो भी डिजीज पढ़ी थी हमने वो सारे लिख देंगे। जैसे ह्यूमन में कॉलरा, टीबी, इन्फ्लुएंजा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एनिमल में एंथ्रेक्स, प्लांट में रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस canker. Then they also spoil food, cloths and leather. They spread through air, water, food or insect bites, creating epidemics. Okay, so question 4 है यहाँ पर, what steps can be taken to prevent disease caused by microorganism? Microorganism से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? So it can be prevented by vaccination, maintaining hygiene, safe drinking water, proper waste disposal, healthy food practice, food preservation method like refrigeration, drying, pickling, prevent microbial growth. Antibiotics must be used केयरफुली टू अवॉइड रेजिस्टेंस। ये सभी चीजें चैप्टर में हम समझे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि डाउट है तो प्लीज बताइएगा, इस वीडियो को एक बार और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन पेपर को समझा दूंगी, ओके। या फिर टॉपिक्स जो है उसको हम समराइज कर लेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 हम देख रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा खजाना होता है। चलिए इसके बारे में हम इसकी समरी देख लेते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द समरी। यस, हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक, कि हम बीमार पड़ गए तो क्या अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे मान लो तो क्या हम बिल्कुल हेल्दी है, या इससे भी ज्यादा कुछ हेल्थ होता है? सो हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं है तो आप हेल्दी हैं, बट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, और सोसाइटी में आपका जो सोशल वेलबींग है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये WHO की डेफिनेशन है। आयुर्वेदा जो है, हेल्थ इज बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड एनवायरमेंट। दिनचर्या, ऋतुचर्या, योगा और मेडिटेशन। देन केस स्टडी एक बॉय की दी थी कि लोनलीनेस, excess screen timing, poor sleep, headache, weight loss. Then solution क्या है इसका? काउंसलिंग, reduce screen time, making friends। मतलब अगर फोन में लगे हुए हैं, देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, वेट बढ़ रहा है, तो इसमें काउंसलिंग ले सकते हैं। अपने फोन को थोड़ा सा आप स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। हम स्टे हेल्दी मतलब कि हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो इसके फैक्टर्स है, न्यूट्रिशन अच्छे से ले, हाइजीन मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, स्लीप अच्छे से ले, एनवायरनमेंट हमारे आसपास का साफ सुथरा हो, मेंटली हम पॉजिटिविटी रखें, देन फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन इंक्लूड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस फूड और फैटी फूड से अवॉइड करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम करना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, अवॉइड टबेको, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल, ड्रग्स नहीं खाना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें बीमारियां अगर वो साफ है तो बीमारियां कम होती हैं। पोल्यूशन, अस्थमा, कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज पोल्यूशन की वजह से होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शो करता है कि कहीं की भी एयर क्वालिटी कैसी है। सोशल एंड इमोशनल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हम कैसे जान सकते हैं कि हम वेल मतलब अच्छे नहीं हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं? तो सिम्टम्स फेल्ट बाय पेशेंट, पेन, फेटिक, डिजीनेस, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, पेन हो रहा है या फिर भारी भारी फील हो रहा है, राइट। सो इसके साइन क्या है? ऑब्जर्व करना है, मेजर करना है। फीवर को आप नाप सकते हैं, रैशेस हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो ये सब चीजें आपको डायग्नोज करने में मदद करती हैं। अब डिजीज के कॉजेज क्या है, कारण क्या है और टाइप्स क्या है? सो डिजीज डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। अगर हमारी बॉडी के नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए
तो बॉडी और माइंड में, तो उसे हम डिजीज कहते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कम्युनिकेबल, जो कि पैथोजन से होते हैं या फिर पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है बीमारियां, उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल जो फैलती नहीं है, ये लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट और डेफिशिएंसी, कमी के कारण होता है। अब ये पढ़ लेते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिटेल में। तो कम्युनिकेबल है जो एयर से फैले, जैसे टीबी, फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स। जो पानी या खाने से फैले, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, मलेरिया, डेंगू। देन नॉन कम्युनिकेबल जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन। ऐसा नहीं कि किसी को कैंसर है वो कि दूसरे को टच करेगा तो उसे कैंसर हो जाएगा, नहीं, ये बीमारियां फैलती नहीं है। हाइपरटेंशन, देन अस्थमा, ओबेसिटी लिंक्ड विद पुअर डाइट, देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सब चीजें क्या है? नॉन कम्युनिकेबल है। देन डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे कि किसी विटामिन की या मिनरल की कमी हो जाए शरीर में, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, गॉइटर होता है आयोडीन की कमी से। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपने सुना होगा। हमें जो बीमारी हो जाए उसका इलाज कराना, क्योर मतलब होता है उससे हमें बचना या क्योर करना, उससे ज्यादा जरूरी है उससे सावधानी बरतना ताकि वो बीमारी हमें हो ही नहीं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी क्या होता है? बॉडी की एक एबिलिटी होती है नेचुरली कि वो डिजीज से फाइट करे, वही इम्यूनिटी कम होती है तो हम बीमार पड़ते हैं। वैक्सीनेशन, जो कि इम्यूनिटी एक्वायर करती है हमारी बॉडी वैक्सीनेशन से। एग्जाम्पल, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन यूजिंग काउपॉक्स। काउपॉक्स से यूज करके जो भी चीजें वैक्सीन बनाने में लगी, उसने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप किया। किसने? एडवर्ड जेनर ने। इंडिया ट्रेडिशनल वेरियोलेशन बिफोर वैक्सीन। देन इंडिया इज मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल, कोविड-19 रोटा वायरस वैक्सीन बाय डॉक्टर एन.के. भान। तो इंडिया जो है बहुत सारे वैक्सीन प्रोड्यूसर्स की उसमें हम बात करें तो एक मेजर प्रोड्यूसर है। देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। So antibiotics only for bacteria. Example, penicillin by Alexander Fleming. एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरिया से लड़ने के काम आते हैं। ओवर यूज नहीं करना चाहिए हमें। जैसे अगर हम एंटीबायोटिक्स लेकर खा लें, हमें पेन हो रहा है, तो थोड़े समय बाद हमारी बॉडी जो है ना के असर को रेसिस्ट करने लगेगी, फिर आप एंटीबायोटिक्स भी खाएंगे तो कोई असर नहीं होगा। इसलिए एंटीबायोटिक्स ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सपोर्ट्स लाइफस्टाइल बैलेंस। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मैनेजमेंट, अर्ली डायग्नोसिस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म केयर। अगर हम जल्दी से कोई भी बीमारी की जांच पड़ताल करा लें, उसके बारे में इलाज चालू कर दें तो हम, और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर लें तो, और ध्यान रखने से तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो ये एमसीक्यू है, 3 यहाँ दिए हुए हैं, यू कैन चेक। देन नेक्स्ट इज 4 and 5, देन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, देन नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, then match them. Here you can see. I hope all of you have marked the answers. Now here is the answer. Please match it and let me know in comment section कि किसको कितने मार्क्स आए थर्ड चैप्टर में। अब 4 हम यहाँ क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको। सो ये आप रीड कर सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं रीड कर रही हूँ, टाइम क्योंकि ज्यादा लगेगा, हमें 6 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। लेकिन अगर डाउट होता है, इफ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक केयर ऑफ दीज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। एक्सप्लेन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड आइडिया ऑफ नॉट फॉलिंग सिक। सिर्फ हम बीमार पड़ रहे हैं इतना ही नहीं होता है, ठीक, सिर्फ हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं है हेल्दी कहलाने के लिए। WHO ने क्या डिफाइन किया है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, इसको आप यहाँ से रीड कर लेंगे। Then next is differentiate between communicable and non-communicable disease with example. Communicable और non-communicable को आपको एक example से बताना है। So communicable जो फैल जाते हैं जैसे टीबी, मलेरिया, non-communicable जो फैलते नहीं है जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, गोइटर, राइट। सो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। Then next question is what is vaccination? वैक्सीनेशन क्या होता है और फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी वैक्सीन की, एंड इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस अ वीकेंड जर्म टू बिल्ड इम्यूनिटी। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स यूजिंग काउपॉक्स वायरस। इंडिया जो है अर्लियर प्रैक्टिस करता है और ग्लोबल वैक्सीन हब है, बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्सीन यहाँ बनाई जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब एंटीबायोटिक लेने पे उसका असर खत्म होने लगे बॉडी में तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। व्हेन बैक्टीरिया स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन ड्यू टू ओवरयूज और इनकम्प्लीट डोजेस। सो हाउ डज इट डेवलप, कैसे होता है। तो अगर हम कोर्स जो लिया है 3 दिन का है और एक ही दिन खा के छोड़ दें क्योंकि अब दर्द नहीं हो रहा या अब जरूरत नहीं महसूस हो रही, तो उससे वो फिर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, इससे सुपर बग्स बन जाते हैं जिसको ट्रीट करना बहुत टफ होता है।
ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने शुरू के 3 चैप्टर्स देख लिए, 1, 2 एंड 3। और 4, 5, 6 के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट्स का वीडियो हो गया है। सो अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हाँ ठीक है कंटिन्यू करना है, तो मैं जल्दी ही मतलब कल सुबह तक ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जिसमें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हम देख लेंगे। बाकी और चैप्टर्स कौन से इंक्लूड करने हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ चेंजेस करने हैं नेक्स्ट पार्ट में तो वो भी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। और एक सैंपल पेपर में अपलोड करने वाली हूँ तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। So we'll meet very soon with the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channels for more such videos. Thank you so much.